नमस्कार, मैं हूं CL तलानिया जीपीसी सीकर से। और जीपीसी सीकर के लेक्चर्स वीडियोस की क्लासरूम में आपका स्वागत है। और इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे पावर सिस्टम सेटिंग, और जिसका कोड है EE 307। और जिसके अंदर हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ DC एंड AC ट्रांसमिशन सिस्टम। और ये हम जो एडवांटेज इसके देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, वो रिलेटिव होंगे DC और AC के होंगे। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इसको ध्यान से आप समझेंगे। तो ये हम पढ़ेंगे रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ AC एंड DC। तो सबसे रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ DC एंड AC ट्रांसमिशन। तो विद्युत शक्ति को AC सप्लाई तथा DC सप्लाई दोनों से ट्रांसमिट किया जा सकता है। यानी हम AC सप्लाई से भी ट्रांसमिशन कर सकते हैं और DC सप्लाई से भी ट्रांसमिशन कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो प्रत्येक जो सिस्टम है उसके अपने अपने स्वयं के अपने ओन मेरिट्स भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं। तो उनकी स्टडी हम करेंगे। इसलिए हम प्रत्येक सिस्टम के टेक्निकल एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज को समझेंगे और उससे हम बाद में देखेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे किससे ट्रांसमिशन करना चाहिए। तो सबसे पहले DC ट्रांसमिशन हम देखेंगे और उसमें पहले एडवांटेज। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, सबसे पहला वो क्या है कि DC ट्रांसमिशन में केवल 2 चालकों की आवश्यकता पड़ती है। यानी इसके अंदर जो कंडक्टर है वो 2 कंडक्टर की आवश्यकता पड़ती है, जबकि AC ट्रांसमिशन में 3 चालकों की आवश्यकता होती है। यानी उसमें 2 चालक, इसमें 3 चालक। इसका मतलब इसके चालक पदार्थ की DC ट्रांसमिशन में बचत होती है। यानी जो सप्लाई सिस्टम में लगने वाले चालक हैं इसे, तो वो उन चालक पदार्थों की बचत होती है। किसमें होती है? DC के अंदर बचत होती है, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ चालक कम होते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखो कि DC ट्रांसमिशन में इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फेज डिस्प्लेसमेंट तथा सर्ज प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी कि इस DC ट्रांसमिशन में इंडक्टेंस नहीं होता, कैपेसिटेंस नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जो Z है वो R के बराबर होता है। Z यानी इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं। तो और साथ के साथ इसमें सर्ज प्रॉब्लम नहीं होती है। और इंडक्टेंस की वजह से, कैपेसिटेंस की वजह से, इनकी वजह से कई सारी समस्याएं होती हैं, लॉसेज की समस्या आती हैं, वो कम होती हैं। तो यहाँ पे जो Z इम्पीडेंस है वो R यानी केवल रेजिस्टेंस होता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड, इंडक्टेंस नहीं होने के कारण DC ट्रांसमिशन में AC की तुलना में वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। वोल्टेज ड्रॉप यानी कि जो विभवपात है वो कम होता है। और विभवपात कम होता है वो किसके? V=IR के बराबर ही होता है। अगर ये होते तो V=IZ होता, तो Z भी है R, तो R हमेशा Z से कम होता है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। जिसके कारण क्या होता है कि DC में वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होता है, अच्छा होता है। वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि वो विभवपात कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, DC ट्रांसमिशन में स्किन इफेक्ट की समस्या नहीं होती। यानी चरम प्रभाव जो होता है वो DC में बहुत कम होता है, नहीं होता, नहीं के बराबर होता, नगण्य होता है। इसलिए चालक का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया उपयोग में आ जाता है। यानी कि ये AC के अंदर क्या होता है, करंट है वो स्किन इफेक्ट के कारण ओनली सरफेस पे चलता है, और DC के अंदर स्किन इफेक्ट नहीं होता। इसके लिए उसका पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि इसकी जो कोर है वो भी यूटिलाइज हो जाती है, जिससे करंट की डेंसिटी बढ़ जाती है। करंट डेंसिटी यानी कि हम इसको ज़्यादा काम में लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, DC सिस्टम में
एसी सिस्टम की तुलना में सेम वोल्टेज, अगर डीसी सिस्टम और एसी सिस्टम अगर सेम वोल्टेज पे हम सप्लाई चल रहे हैं तो इंसुलेशन पर कम पोटेंशियल स्ट्रेस लगती है। ये डीसी के अंदर जो पोटेंशियल स्ट्रेस है वो कम लगती है, इसलिए लाइन पर कम इंसुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। किसमें? डीसी में कम इंसुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी एसी की तुलना में। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कि डीसी लाइन में कोरोना लॉसेज कम होते हैं, यानी डीसी लाइन के अंदर कोरोना जो लॉसेज है वो कम होते हैं, और साथ ही संचार लाइनों के साथ जो इंटरफेरेंस की समस्या होती है वो भी कम होती है। जो कम्युनिकेशन लाइन है उनके साथ इंटरफेरेंस की समस्या होती है वो कम होती है। तो कोरोना लॉसेज क्या होता है? कोरोना लॉसेज डीसी में तो होता नहीं, एसी में होता है, और इसके कारण वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, वो हम एसी के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट है केबल में हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई के कारण डाई इलेक्ट्रिक लॉसेज नहीं होते हैं। अगर हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई हम केबल के द्वारा करें तो उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेज हैं वो नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट है डीसी ट्रांसमिशन लाइन में स्टेबिलिटी तथा सिंक्रोनाइजिंग डिफिकल्टी नहीं होती है। ये एसी के अंदर बहुत होती है स्टेबिलिटी और सिंक्रोनाइजिंग की समस्या, लेकिन डीसी के अंदर ये नहीं आती, तो ये एडवांटेज है डीसी का। अब हमने बहुत सारे डीसी के हमने एडवांटेज देख लिए, तो हम अब देखेंगे इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, और वो डिसएडवांटेज क्या है? तो पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि कम्यूटेशन समस्या के कारण डीसी जो पावर है उसको हाई वोल्टेज पे जनरेट नहीं किया जा सकता, यानी कि कम्यूटेशन समस्या ये डीसी जनरेटर के अंदर आता थी। अगर हम वोल्टेज को हाई लेते हैं तो कम्यूटेशन की जो वजह से स्पार्किंग वगैरह होती है, जिसके कारण हमारे को समस्या आती है और वोल्टेज को हम हाई वोल्टेज पे जनरेट नहीं कर सकते, ये बड़ी समस्या है। सेकंड है कि डीसी वोल्टेज को स्टेप अप नहीं किया जा सकता, यानी बढ़ाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बढ़ाया जाता? इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर सकते। तो डीसी सप्लाई सिस्टम में हम ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर सकते, नहीं करने की वजह से वोल्टेज को हमारे जहाँ जरूरत है स्टेप अप डाउन करना वो नहीं कर सकते। तीसरी जो पॉइंट है इसकी समस्या है वो है डीसी स्विचेज। अगर डीसी सप्लाई में लगने वाले स्विचेज और जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उनकी अपनी खुद की लिमिटेशन होती है, तो हम उसको कहाँ तक काम में ले सकते, ज़्यादा काम में नहीं ले सकते, तो वो लिमिटेशन इनकी होती है। तो ये समस्या थी डिसएडवांटेज थे डीसी सप्लाई के सापेक्ष, ये जो समस्याएं थी और ये ऊपर पहले बताए थे वो थे फायदे थे। अब हम देखेंगे कि जो एसी ट्रांसमिशन है उसके जो एडवांटेज है वो क्या है। एसी ट्रांसमिशन, अब उसके एडवांटेज, तो एसी पावर को हाई वोल्टेज पे जनरेट किया जा सकता है, तो ये एडवांटेज, बड़ा एडवांटेज, काफ़ी बड़ा, कि इसको हम हाई वोल्टेज पे जनरेट कर सकते हैं, इसमें कोई कम्यूटेशन की समस्या नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, एसी सिस्टम में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जा सकता है, ये बहुत ही बड़ा इसका एडवांटेज, यानी ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग करने से इसके बहुत फायदे मिलेंगे हमें। फिर तीसरा, ट्रांसफार्मर के उपयोग से क्या होगा, एसी वोल्टेज को आसानी से स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं, और स्टेप अप स्टेप डाउन करके हम वोल्टेज को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, और वितरण के हम स्टेप्स को डाउन भी कर सकते हैं, जिसके कारण एसी में हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन किया जा सकता है, यानी कि एसी के अंदर ट्रांसफार्मर का उपयोग करके हम स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, तो ये एडवांटेज है। फोर्थ एडवांटेज, एसी सब स्टेशन का रख रखाव सरलता से आसानी से किया सकता है, यानी कि एसी की जो भी सब स्टेशन है वहाँ पे उसकी जो रिपेयर एंड जो मेंटेनेंस है वो उसको हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन डीसी के अंदर उसकी ये जो रख रखाव है उसके लिए आपको एक्सपर्ट की आवश्यकता
पड़ती है, इसके अंदर ज़्यादा एक्सपर्ट की आवश्यकता, आसानी से इसको किया जा सकता है। तो ये थे एडवांटेज एसी ट्रांसमिशन के। अब देखें हम डिसएडवांटेज। और डिसएडवांटेज में जो एसी के डिसएडवांटेज हैं वो क्या है कि एसी लाइन में डीसी लाइन की तुलना में अधिक तांबा या चालक पदार्थ जिसका भी बना हुआ उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमने डीसी में भी देखा, क्यों ये कंपैरिजन में देखा कि इसके अंदर नंबर ऑफ चालक बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ चालक बढ़ेंगे तो चालक पदार्थ की मात्रा भी, वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा खर्चा, कॉस्ट बढ़ेगी। फिर इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है एसी लाइन का निर्माण कार्य डीसी लाइन की तुलना में अधिक जटिल होता है, यानी कि एसी लाइन का जो निर्माण कार्य है वो डीसी की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है एसी लाइन में कोरोना की समस्या होती है। अब ये कोरोना की समस्या एसी लाइन में होती है, डीसी में नहीं। क्या होता क्या है इस कोरोना कि जब हम एसी सप्लाई सिस्टम में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अप्लाई करते हैं, उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो एक स्टेज ऐसे आती है कि जो लाइन के चारों ओर की जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है, और आयनाइज होने के वहाँ पे आयन बन जाते हैं, वो आयन क्या सुचालक बन जाते हैं। और फिर भी हम वोल्टेज और बढ़ा दें तो वहाँ पे स्पार्किंग होने लग जाती है, और वहाँ पे आपकी ये ओजोन गैस बढ़ने लग जाती है। और भी हम वोल्टेज बढ़ा दें तो वहाँ पे स्पार्किंग होके शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, और ये बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इसलिए कोरोना के जो समस्या है वो एसी के अंदर होती है, डीसी में नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है एसी लाइनों में कैपेसिटेंस होता है, और कैपेसिटेंस की खुद की समस्या ये होती है कि वो चार्जिंग करंट उत्पन्न करता है, और चार्जिंग करंट के कारण लाइन के अंदर लगातार लॉसेज होते रहते हैं। तो ये डीसी लाइन में नहीं होता, एसी लाइन में कैपेसिटेंस पैदा होता है नेचुरली, आप पैदा वहाँ पे हम जोड़ते नहीं फिर भी बन जाता है, और जिसके कारण चार्जिंग करंट उत्पन्न होता है, और चार्जिंग करंट के कारण वहाँ पे लाइन में लगातार लॉसेज होते रहते हैं। तो ये हमने अब एसी डीसी दोनों के हमने लॉस भी देख लिए, फायदे भी देख लिए। अब हम कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे इसमें कि हमें क्या करना चाहिए। तो एसी ट्रांसमिशन तथा डीसी ट्रांसमिशन का कंपैरिजन करने से ये स्पष्ट है कि डीसी ट्रांसमिशन एसी की तुलना में सुपीरियर है। तो हमने ये देखा कि तो ट्रांसमिशन हमें ज़्यादा फायदा डीसी के अंदर हो रहा है, फिर भी वर्तमान में एसी ट्रांसमिशन को अधिक काम में लिया जाता है। लेकिन आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया। ये ट्रेंड चेंज कब हुआ? जब से हमने ये मर्करी आर्क रेक्टिफायर का आविष्कार हो गया, इन्वर्टर का आविष्कार हो गया, तो उसके बाद में हम ऐसे करते हैं कि ये पूरा जो सिस्टम है, ये बिजली बनने से लेके वो कंज्यूमर तक जाने के जो बीच का प्रोसेस है, उसको 2-3 भागों में हम बांट देते हैं। तो वो उसको फिर हम बोलते हैं HVDC ट्रांसमिशन हम करते हैं। HVDC में क्या होता है ये देखो, इसमें जनरेशन का जो है यानी कि बिजली बनती है उसको हम एसी में बनाते हैं, एसी में ले लेते हैं। और क्योंकि एसी में समस्या ये नहीं होती कि इसको हम हाई वोल्टेज पे जनरेट कर सकते हैं, डीसी में नहीं कर सकते, तो ये एसी के अंदर ये है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन को भी एसी में कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि वोल्टेज को स्टेप अप डाउन कर सकते हैं, तो ये यहाँ हम एसी में ही करेंगे। और जो ट्रांसमिशन है वो उसको हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन है वो हम डीसी में करेंगे। तो इसके लिए हम ये ब्लॉक डायग्राम से हम आपको समझाते थे। देखो ये है जनरेटिंग स्टेशन, यहाँ पे एसी के अंदर हम वोल्टेज जनरेट करेंगे। उस एसी वोल्टेज को हम 11 kV पे कर देंगे और उसको ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई वोल्टेज में बढ़ा देंगे। जितने वोल्टेज में हमें ट्रांसमिशन करना है उतने वोल्टेज में हम बढ़ा देंगे, और इसको फिर हम रेक्टिफायर या मर्करी आर्क रेक्टिफायर में जोड़ देते हैं, और ये क्या करता है इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये ट्रांसमिशन आपका हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है। जितनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर ये डीसी चलती रहती है। फिर वापस जब वितरण की बारी आती है तो हम इसको डीसी को
हम ये इन्वर्टर, ये 3 टोन के द्वारा वापस एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एसी में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसको ट्रांसफार्मर का उपयोग कर देते हैं, फिर इसको हम स्टेप डाउन करके और वितरण का कार्य करते हैं और उसके बाद में उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। तो ये आपका था आजकल का जो ट्रेंड है वो ये है, दोनों को मिक्स काम में लेके और हम इसको ज़्यादा फायदा HVDC ट्रांसमिशन से। तो आजकल ये ट्रेंड चेंज होने लग गया, फिर भी वर्तमान के अंदर जो ट्रांसमिशन है वो AC से ज़्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके अंदर ट्रांसफार्मर का उपयोग ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये जनरली एग्जाम में आता है, तो इसकी तैयारी करें। धन्यवाद।